नमस्कार। एक बार फिर संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम की कड़ी के अंतर्गत जो हम लोग प्रीलिम्स बेस्ड क्वेश्चन आंसर डिस्कशन प्रोग्राम कर रहे हैं, उसके अंतर्गत आज आधुनिक भारत के इतिहास में टॉपिक 2 कवर करेंगे, जो कि ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार नवीन क्षेत्रीय राज्य जैसे बंगाल, मैसूर, मराठा, उनके अंतर्गत जो प्रश्न आए हुए हैं उनको देखेंगे और उस प्रश्न के माध्यम से उस टॉपिक को हम लोग तैयार करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि यह एक संस्कृति आईएएस के ऑनलाइन प्रोग्राम की अपनी खास पहल है कि प्रश्नों के साथ साथ हम उस टॉपिक को कैसे कवर कर पाते हैं, अध्ययन का अपना एक तरीका क्या हो, उसको जान पाएंगे। तो पिछले क्लास में हमने देखा था यूरोपियों के आगमन का। उसी के अंतर्गत अब अगली कड़ी ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार, नवीन क्षेत्रीय राज्यों का उदय, और उसके अंतर्गत हम अलग अलग संदर्भ में ज़रा प्रश्नों को देख पाएंगे। और इसी तरीके से एक एक करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। वह आधुनिक भारत हो, आर्ट एंड कल्चर हो, एंशिएंट और मिडाइवल हो, उस पूरे चीज़ को कवर करेंगे। और इसके लिए विशेष रूप से एक मैंने पहले भी बताया हुआ है कि संस्कृति आईएएस का ऐप है, उसको डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर जाकर, और वहाँ पर वो सारी चीज़ें आपको विस्तार से एक एक करके चीज़ें मिल जाएंगी। तो शुरू करते हैं उस कड़ी के अंतर्गत कि नवीन राज्यों का उदय और ब्रिटिश प्रसार से कितने प्रश्न आते हैं। तो आरंभिक वीडियो में मैंने सारे टॉपिक्स को एक साथ बताया था। अब यहाँ पर हम पर्टिकुलर जिस टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसके अंतर्गत इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास में ब्रिटिश साम्राज्यवादी प्रसार में जहाँ पर बंगाल, मैसूर, मराठा, पंजाब, अवध, उनके अंतर्गत यह 11 प्रश्न नज़र आते हैं। यानी एक तरीके से यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, चाहे वह यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट पीएससी के अंतर्गत हो, पीसीएस और आईएएस में। और इन प्रश्नों की प्रकृति क्या होती है, किस रूप में हम उसको हल करें, कैसे तैयारी करें, इसको एक एक करके देखते हैं। अर्थात किसी भी टॉपिक को इग्नोर करके आप नहीं चल सकते। मैंने पहले बताया हुआ है कि जहाँ पर लाखों प्रतियोगियों के साथ हमारी प्रतिस्पर्धा हो, चल रही हो, उसमें हम अपने स्तर पर अपना प्रयास कम नहीं कर सकते। इसलिए बेहतर होगा कि एक एक टॉपिक को आप पूर्णतः कवर करें और तत्पश्चात प्रश्न को हल करने की दशा में आ पाएंगे। तो यहाँ पर शुरू करते हैं कि प्रश्नों की कड़ी के साथ वही तरीका जिसके अंतर्गत प्रश्न है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। और यह प्रश्न कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, बंगाल के नवाबों के संदर्भ में बात किया जा रहा है। अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सिराजुद्दौला और मीर कासिम। और ये प्रश्न एक बार उत्तर प्रदेश जहाँ लोअर सबऑर्डिनेट परीक्षा 2003 में पूछा और तत्पश्चात आईएएस में 2005 में। अर्थात मैं पहले भी बता चुका हूँ कि विषय की तैयारी एक बार होती है, उसके अंतर्गत प्रश्न पूछने वाले चाहे किसी भी स्टेट में या आईएएस में पूछ लें। तो अगर कोई ऐसा कहता है कि ये तैयारी केवल इसके लिए, वो तैयारी केवल इसके लिए, विषय का इस रूप में बंटवारा नहीं है। विषय तो विषय है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, स्वाभाविक सी बात है, यह तथ्यात्मक क्वेश्चन है। ऐसी दशा में अब बंगाल के नवाबों के संदर्भ में यह प्रश्न है, तो स्वाभाविक सी बात है कि बंगाल के नवाबों के कार्यों को आपको एक बार पढ़ने की ज़रूरत होगी और फिर इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढ पाएंगे, निकाल पाएंगे। ऐसे में
अब बंगाल की दशा क्या थी, बंगाल को लेकर अगर हम बात कर रहे हैं तो समझ पाइए कि अंग्रेज़ों का जो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आगमन हुआ और उन्होंने अपनी आरंभिक फैक्ट्री जो सूरत में स्थापित की, लेकिन राजनीतिक नियंत्रण की प्रक्रिया उन्होंने बंगाल से शुरू की। तो यहाँ पर एक बात यह भी आती है कि उन्होंने बंगाल पर ही अपना नियंत्रण सबसे पहले क्यों किया। इस बात को समझें कि लंबे समय तक बंगाल में व्यापारिक गतिविधियां वे संचालित करते रहे। 1651 में वे हुगली में ही ब्रिजमैन के अधीन पहली अपनी कोठी स्थापित किया था उन्होंने। पिछले लेक्चर में ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ऐसी दशा में लगातार बंगाल एक आर्थिक रूप से संपन्न प्रदेश था और मुगल प्रांत का हिस्सा हुआ करता था। भारत में यानी अंग्रेज़ों के राजनीतिक प्रभाव स्थापित होने से पहले भारत में मुगल शासन सत्ता, तो एक मुगल प्रांत हुआ करता था और उस मुगल प्रांत के अंतर्गत बंगाल एक समृद्ध प्रदेश, उपजाऊ विशाल क्षेत्र, न केवल कृषि उत्पादन की दृष्टि से बल्कि शिल्प उद्योग निर्माण के क्षेत्र में भी वह अग्रणी था और साथ में बंदरगाही अवस्थिति के साथ। इसका मतलब हुआ कि बंगाल का आर्थिक सामरिक महत्व मौजूद था और जिसके चलते अंग्रेज़ों को यह लग रहा था कि वे बंगाल के इस आर्थिक लाभ को और बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं राजनीतिक नियंत्रण की स्थापना के साथ ही। तो यही वजह है कि उन्होंने बंगाल के आर्थिक महत्व को समझते हुए राजनीतिक प्रभाव स्थापित करने के लिए कार्य करना शुरू किया। और ये ऐसा नहीं है कि अचानक, प्रतीक्षा किया उन्होंने और बंगाल की राजनीतिक दशा ऐसी थी कि जहां पर उन्हें राजनीतिक हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो बंगाल के अंतर्गत अब जरा इस बात को समझें यहीं पर कि नवाबों का शासन कहाँ से आ गया, क्या नवाब वहाँ पर कार्य करने लगे। समझिए कि बंगाल के अंतर्गत एक विशेष चीज़ कि बंगाल में एक सूबेदार का पद है और दूसरा एक दीवान का पद है। चूँकि एक समृद्ध प्रदेश था, मुगल राज्य को इससे बड़ी आय प्राप्त होती थी, तो सूबेदार के पद पर राजवंश का किसी व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाता था। तो जिस समय औरंगजेब मौजूद थे तो वहाँ पर अजीमुशान सूबेदार और एक दीवान के रूप में मुर्शीद कुली खां दीवान था। दीवान का तात्पर्य वित्तीय मामलों की देखरेख, राजस्व विभाग का प्रमुख। प्रशासनिक कार्यों के लिए संपूर्ण स्तर पर यह सूबेदार और फिर आर्थिक गतिविधियों के संदर्भ में राजस्व संबंधी वित्त मामलों की देखरेख करने के लिए एक दीवान पद होता था। अब ऐसी दशा में औरंगजेब के समय में यह सूबेदार के रूप में अजीमुशान और दीवान के रूप में मुर्शीद कुली खां होता था। यह अजीमुशान का नाम पहले भी सुन चुके हैं। 1698 में इसी ने कोलिकाता, सुल्तानती और गोविंदपुर की जमींदारी प्रदान की थी अंग्रेजों को और इसी 3 स्थानों को मिलाकर जॉब चरनॉक ने फोर्ट विलियम की स्थापना किया हुआ था, कलकत्ता जिसको कहा जा रहा है, और जिसका पहला प्रेसिडेंट चार्ल्स आयर हुआ करता था। तो अजीमुशान चूंकि राजपरिवार से संबंधित था, बहादुर शाह का पुत्र था, तो यह प्रायः दिल्ली में रहता था। इसलिए बंगाल की प्रशासनिक देखरेख का दायित्व भी मुर्शीद कुली खां के पास था, जो दीवान था। ऐसी स्थिति में मुर्शीद कुली खां ही वह सर्वे सर्वा बन गया। तो यह बंगाल का सूबेदार और दीवान का कार्य भी खुद ही कर रहा है। ऐसी दशा में अब दोनों ही पद का वास्तविक उपयोग मुर्शीद कुली खां कर रहा था। और तत्पश्चात जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो ऐसी दशा में जब औरंगजेब ने 1700 ईस्वी में इसे दीवान नियुक्त किया
तो इसका अपना जो कार्यकाल था हम देख रहे हैं 27 तक है। तो मुर्शीद कुली खां अब औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात जो मुगल बादशाह थे वह बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखसियर और फिर आगे मोहम्मद शाह रंगीला शासक होंगे। तो मुगल बादशाह एक फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को सूबेदार का पद भी दे दिया, सूबेदार के रूप में नियुक्त कर दिया कि जब तुम व्यवहारिक रूप में तुम ही संभाल रहे हो तो फिर सूबेदार भी बन जाओ। और यही वजह है कि बंगाल का वह अंतिम सूबेदार जो मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया गया था वह था मुर्शीद कुली खां, और वह मुगल सम्राट था फर्रुखसियर। तो कभी कभी क्वेश्चन सीधे आपके पास आता है कि मुगल सम्राट के द्वारा नियुक्त किया जाने वाला बंगाल का अंतिम सूबेदार कौन था? तो मुर्शीद कुली खां। किसके द्वारा नियुक्त हुआ? तो फर्रुखसियर के माध्यम से नियुक्त हुआ। और अब इस बात को समझें कि जब मुर्शीद कुली खां व्यवहारिक रूप से जो है सूबेदार और साथ में अब दीवान का रूप कार्य भी संभाल रहा है, तो सारी शक्ति उसके पास आ गई। तो मुर्शीद कुली खां ने अब राजस्व संबंधी सुधार भी किया, और उसके राजस्व संबंधी सुधारों के संदर्भ में भी प्रश्न आपके पास आते हैं। उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई और तत्पश्चात राजस्व के संदर्भ में सुधार करते हुए उसने जो छोटे जमींदार थे उनकी जागीरों को हस्तगत किया, उसे खालसा भूमि में परिवर्तित किया। खालसा भूमि मतलब राजकीय भूमि। बड़े जमींदार उनकी जागीरों को बनाए रखा जो राजस्व वसूली में उसका सहयोग करते थे। तो उसके इस कार्यवाही की वजह से तमाम ऐसे जमींदार असंतुष्ट हुए, उन्होंने विद्रोह किया, और इन विद्रोह में शुजात खां, नजात खां, गुलाम मोहम्मद, सीताराम राय, उदय नारायण, उनके विद्रोह का दमन भी करता है वो। मुर्शीद कुली खां ने भूराजस्व के संदर्भ में एक इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की थी, अर्थात एक तरीके से ठेके पर भूराजस्व की वसूली का अभियान, और फिर किसानों को तकावी उपलब्ध कराया, अर्थात एक तरीके से ऋण। इसलिए मुर्शीद कुली खां का नाम उल्लेखनीय हो जाता है, और यही उसके बारे में जानकारी है। तो दो तीन बात यहाँ महत्वपूर्ण हो गई कि मुर्शीद कुली खां ने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया था, और अब उसी को हम आगे कड़ी को पर देखेंगे कि मुर्शिदाबाद से मुंगेर किसने राजधानी बना दी। तो मुर्शीद कुली खां के साथ ही अब कहीं ना कहीं बंगाल के अंतर्गत अब एक वंश परंपरा शुरू हो गई। तो उसके उत्तराधिकारी के रूप में शुजाउद्दीन, तत्पश्चात सरफराज खां, और सरफराज खां को मारकर उसकी जगह पर अलीवर्दी खां नवाब बनता है। अब यही अलीवर्दी खां जब बंगाल का नवाब बना तो उसकी अपनी दशा ये थी टू 56 के समय में बनता है, नवाब रहता है। इस समय मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला हुआ करते। तो अलीवर्दी खां ने नवाब के पद की मान्यता लेने के लिए कि मैं वहाँ का सब कुछ सर्वे सर्वा हूँ, मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में दिया, पेशगी के रूप में दिया, नजराना दिया, और अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की। पीटी का क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि किस बंगाल के नवाब ने मुगल बादशाह को 2 करोड़ रुपए रिश्वत देकर अपने पद की स्वीकृति प्राप्त की? तो अलीवर्दी खां। तत्पश्चात बंगाल से मुगल बादशाह को जाने वाला जो राजस्व था उसको बंद कर दिया। अपने 16 वर्ष के इस कार्यकाल के अंतर्गत एक भी पैसा बंगाल से नहीं गया, अर्थात मुगल प्रांत हुआ करता था बंगाल। तो प्रश्न यहाँ पर पुनः एक बनता है आपके पास कि किस बंगाल के नवाब ने
मुगलों को दी जाने वाली राजस्व की राशि को पूर्णतः बंद कर दिया, तो वह है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां की अपनी समझ जो थी यूरोपियों को लेकर, यूरोपीय कंपनियों को लेकर, उनके कार्यप्रणाली को लेकर, वह यह थी कि उसका मानना था कि ये यूरोपियों की तुलना वो मधुमक्खियों से करता है और कहता है कि ये जो है मधुमक्खी के रूप में है, यदि इन्हें छेड़ा न जाए तो ये शहद देंगी, अन्यथा छेड़ने पर काट काट कर मार डालेंगे। अलीवर्दी खां के कोई पुत्र नहीं था, 3 पुत्रियां थीं जो अलग अलग क्षेत्रों में ब्याही हुई थी, पूर्णिया में, ढाका में और पटना में। उसी में उसके छोटी पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला था और वह अब इसकी मृत्यु के पश्चात गद्दी पर बैठता है। अब जैसे सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है तो यहाँ से शुरू हो जाती हैं चीज़ें कि उसके अपने दरबारी स्तर पर, पारिवारिक स्तर पर गुटबंदी शुरू हो जाती है और अब वही सिराजुद्दौला जो नवाब बना तो उसके लिए अब विरोधी के रूप में ढाका के नवाब पत्नी घसीटी बेगम हुआ करती थी जो उसकी मौसी थी। तो पूर्णिया के शौकत जंग ये स्वयं जो है नवाब बनना चाहते थे, तो षड्यंत्र शुरू हो गया, विरोध करने लगे और तत्पश्चात देख रहे हैं कि उसी अब षड्यंत्र का एक रूप नजर आएगा जिसे हम प्लासी के संघर्ष के अंतर्गत देख रहे होंगे। अभी पढ़ेंगे, उस चीज़ को समझेंगे। और फिर सिराजुद्दौला के पश्चात मीर जाफ़र नवाब बनता है और मीर जाफ़र को हटाकर अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को नवाब बनाया और उस मीर कासिम से जो है समझौता किया इस रूप में कि वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर उन्हें दी जाएगी और तत्पश्चात अंग्रेज मीर कासिम को नवाब बना देंगे। बदले में नवाब उनकी अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता रहेगा। कठपुतली नवाब बनाया, मीर कासिम नवाब बना और तत्पश्चात मीर कासिम अब बेहद योग्य और कुशल, और वही मीर कासिम अब अपनी राजधानी को वह मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करता है ताकि मुर्शिदाबाद के षड्यंत्र से दूर हो सके, अंग्रेज़ों की अपनी पहुंच से दूर हो सके। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की, तो वह है मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की। तो यह मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया उसने राजधानी, यहीं पर प्लासी, यह हुगली। तो इस बात को समझ पाएंगे हम लोग कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर किसने स्थानांतरित की, बनाई, तो मीर कासिम ने बनाई। क्यों बनाई? ताकि वह मुर्शिदाबाद के वातावरण में जो षड्यंत्र उसके विरुद्ध होने की स्थितियां थीं उससे दूर हट सके, अंग्रेज़ों के हस्तक्षेप से अपने आप को दूर हो सके। तो इसलिए उसने मुंगेर स्थानांतरित की थी। अब इसी चीज़ को समझ पाएं कि मुर्शीद कुली खां मुग़ल बादशाह के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था और बंगाल में वंशानुगत शासन की शुरुआत हुई। भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी प्रथा की शुरुआत की। क्वेश्चंस की यही सब लाइन होंगी आपके पास, इसको ध्यान में रखना है। तत्पश्चात जो महत्वपूर्ण कार्य करने वाले हैं उन्हीं का नाम यहाँ लिया जा रहा है, कोई नवाबों का इतिहास नहीं पढ़ना है। तो अलीवर्दी खां मुग़ल बादशाह को भेजा जाने वाला राजस्व उसने बंद कर दिया और यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की। यही तथ्य इसके अंतर्गत प्रश्न का रूप बन सकता है। अब जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सिराजुद्दौला तक की बात हमने किया वहाँ, तो इस बात को भी आप समझ पाएँ कि सिराजुद्दौला जब गद्दी पर बैठा, नवाब बना, तो उसके अब मैंने कहा कि पारिवारिक स्तर पर षड्यंत्र शुरू हो गया। मौसी घसीटी बेगम ने षड्यंत्र किया। ऐसी दशा में
अंग्रेजों को अब मौका मिला तो अंग्रेज इस दौरान खुद अब नवाब के विरोधी को संरक्षण देने लगे और उसी कड़ी में हम देख रहे थे कि एक प्लासी का संघर्ष सामने आएगा। तो यहाँ पर वही अब सिराजुद्दौला नवाब बनता है और उसने अपने विरोधियों पर कार्रवाई किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध कार्रवाई किया और फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया जून 1756 में। और उसी संदर्भ में एक ब्लैक होल कांड का उल्लेख हॉलवेल ने किया। इस घटना का तात्पर्य यह था कि ब्लैक होल कांड का तात्पर्य क्या है कि जब फोर्ट विलियम पर हमला किया सिराजुद्दौला ने, तो उस समय वहाँ पर अंग्रेज बंदी थे। 146 अंग्रेज़ों को उसने कैद किया, एक छोटे से काल कोठरी में कैद किया और जिसमें अगले दिन जब खोला गया तो केवल 23 लोग जिंदा बचे, बाकी मर गए, जिसमें से एक जिंदा रहने वाला हॉलवेल भी था जिसने ब्लैक होल कांड का उल्लेख किया एक तरीके से। तो यह एक घटना बन गई, प्रश्न के रूप में आपके पास आता है कि ब्लैक होल कांड का उल्लेख किसने किया, तो हॉलवेल ने किया। तत्पश्चात वह सिराजुद्दौला के विरुद्ध अब अंग्रेज षड्यंत्र करते हैं। अब जब फोर्ट विलियम पर अधिकार हो गया तो अब बुलाया जा रहा है दक्षिण से, मद्रास से क्लाइव को, हडसन को, और वह अब आता है और यहाँ पर आकर वह प्लासी का षड्यंत्र करता है। तो यहाँ पर यह चीज़ है कि फोर्ट विलियम पर अधिकार की और ब्लैक होल की घटना किसके साथ जुड़ी हुई है, तो वह सिराजुद्दौला के संदर्भ में जुड़ी हुई है। तत्पश्चात अगर इस रूप में देखें कि प्लासी का युद्ध, यानी अगला प्रश्न को हम लेकर जरा कवर करें प्लासी के युद्ध और बक्सर के युद्ध को एक साथ, तो लिखा हुआ है कि प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और आप विचार करने लगेंगे क्योंकि विचार करना जरूरत है। मैं पहले ही बता चुका हूं कि विचार करने से पहले ये जान लीजिए कि विचार किस चीज़ पर करना है, विचार कर कर क्या करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है, सही कथन की बात कर रहा है। ऐसी स्थिति में अब यहाँ पर बात समझने की है कि प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और अलीवर्दी खां के बीच 1757 में हुआ, तो ऐसा नहीं था। दरअसल प्लासी के युद्ध की पृष्ठभूमि को समझ पाएँ उसी सिराजुद्दौला के नवाब के बनने के साथ ही, कि जब नवाब के आंतरिक स्तर पर विरोध शुरू हो गया और अंग्रेज़ों को हस्तक्षेप का मौका मिला, ऐसी दशा में अब स्वयं सिराजुद्दौला के खिलाफ अंग्रेज षड्यंत्र कर रहे थे। तो सिराजुद्दौला ने कार्यवाही भी की और स्थितियां क्या पैदा हुई। उसी समय अब सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप के संदर्भ में चल रहा, तो बंगाल में मौजूद फ्रांसीसी और अंग्रेज कंपनियों के बीच में तनाव बढ़ गया। दोनों ने किलेबंदी शुरू कर दी। तो सिराजुद्दौला ने उनको रोका। फ्रांसीसी तो मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। तत्पश्चात सिराजुद्दौला ने उनके फोर्ट विलियम पर हमला किया और फिर ब्लैक होल कांड जो सामने आया। तत्पश्चात फोर्ट विलियम पर अधिकार करने के उपरांत उसने कलकत्ता के अंतर्गत क्षेत्र में प्रभारी के रूप में माणिकचंद को नियुक्त कर दिया। अब अंग्रेजों का एक प्रमुख केंद्र था, वह हाथ से निकलता जा रहा, तो उन्होंने दक्षिण से क्लाइव को बुलाया। वहाँ पर अर्काट के घेरे में उसकी अपनी कूटनीतिक कुशलता सामने आई थी। और जब क्लाइव आता है तो उसने यहाँ पर उस कलकत्ता के प्रभारी से मिलकर पुनः अपना नियंत्रण स्थापित करना शुरू किया और तत्पश्चात अलीनगर की संधि किया। और फिर मूल बात है कि उसने देखा कि बंगाल के अंतर्गत जो आर्थिक लाभ मिलना है वह राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके ही मिलना है। तो उसने अब एक षड्यंत्र किया और यही षड्यंत्र जो प्लासी युद्ध की पृष्ठभूमि बन रहा है इस रूप में कि प्लासी के युद्ध को उसने जीता नहीं बल्कि षड्यंत्र के माध्यम से अपने पक्ष में किया। नवाब सिराजुद्दौला के मीर बख्शी यानी सैन्य विभाग का प्रमुख,
मीर बख्शी के रूप में कार्य कर रहा था मीर जाफर, उसको अपने पक्ष में किया कि उसको नवाब बना देगा। और तत्पश्चात अन्य उसके नवाब के जो अधिकारी थे, जैसे कलकत्ता का प्रभारी माणिकचंद, कलकत्ता का बैंकर जगत सेठ फतेहचंद के रूप में जाना जाता था, एक सिख पूंजीपति अमीन चंद, सैन्य अधिकारी राय दुर्लभ, यार लतीफ़, और तत्पश्चात प्लासी के मैदान में अब सेनाएं खड़ी हो गई। तो ऐसी दशा में प्लासी का युद्ध अंग्रेज और अलीवर्दी खां के बीच हुआ नहीं, यहाँ पर सिराजुद्दौला था। इसलिए ये कथन गलत हो गया। इस युद्ध में जगत सेठ जो एक बैंकर का कार्य करता था, मीर जाफर का समर्थन किया, मीर जाफर का सहयोगी था। ये बात ठीक है। इस लड़ाई के साथ भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। तो निश्चित तौर पर प्लासी युद्ध के विजय के साथ ही भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त होता है। तो यहाँ पर प्लासी युद्ध और उसके अंतर्गत मिली विजय ने अंग्रेजों को भारत के अंतर्गत स्थापित करने में भूमिका निभाई। यहाँ से भारत की हथेली पर दास्ता शब्द लिख जाएगा। यहीं से धन की निकासी, धन की लूट की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस लड़ाई के साथ ही भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना की शुरुआत हुई। तो बंगाल पर नियंत्रण भारत विजय की प्रस्तावना बन गया, जिसकी शुरुआत प्लासी से होती है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो उत्तर 2 और 3 यानी बी। अब ये प्लासी युद्ध के संदर्भ में अगर चीज़ों को समझें, अब युद्ध को भी ज़रा समझ पाइए कि ये प्लासी युद्ध के षड्यंत्रकर्ता के रूप में रॉबर्ट क्लाइव, ये हैं क्लाइव, ब्रिटिश राज्य का संस्थापक व गवर्नर। इन्हीं का नाम क्लर्क के रूप में थे। दक्षिण भारत में जो है कर्नाटक वार के अंतर्गत, दूसरे कर्नाटक युद्ध के अंतर्गत अर्काट का घेरा जब इन्होंने डाला, कूटनीतिक कुशलता के माध्यम से वहाँ पर अपना पक्ष मजबूत किया और तब इनकी कीर्ति यहाँ से लेकर यूरोप तक फैलने लगी। और फिर इसी क्लाइव को भारत में ब्रिटिश राज का संस्थापक कहा जा रहा है, जिसने प्लासी युद्ध का पूरा एक षड्यंत्र तैयार किया और अंग्रेज़ों को वहाँ पर बढ़त दिलाई और कठपुतली नवाब की स्थापना किया मीर जाफर के रूप में। तो क्लाइव ये हैं। प्लासी युद्ध की दशा को जरा इस एक वार मैप के रूप में देखा जाए कि कहाँ पर क्या था चीज़ें, तो प्लासी बंगाल के नदिया ज़िले में है, भागीरथी नदी के किनारे, आम्रकुंज एक स्थान। तो अब यहाँ पर वह प्लासी युद्ध के अंतर्गत सेनाओं की अपनी मौजूदगी किस रूप में है, ये सिराजुद्दौला का कैंप है। यहाँ पर उसके सैन्य अधिकारी राय दुर्लभ हैं, यार लतीफ़ हैं, मीर जाफर मुख्य सेनापति हैं। ये इधर इस रूप में नज़र आते हैं। और स्वयं देखा जाए अगर, तो ये अंग्रेज़ों के अपने कैंप के रूप में यहाँ नज़र आ रहा है चीज़ें। यहाँ पर नवाब के अपने वफादार मीर मदन और मोहनलाल हैं। तो प्लासी यही भागीरथी रिवर को यहाँ पर शो किया जा रहा है। अगर इसको दूसरे रूप में देखें कि सेनाएं किस रूप में खड़ी थीं, तो ये है नवाब की सेनाओं का, जहाँ पर सिराजुद्दौला का कैंप है। नवाब है तो सुरक्षित। यहाँ पर जो देख रहे हैं कि ये मीर जाफर मुख्य या मीर बख्शी है, तो सेना मुख्य इसी के अधीन है। एक सैन्य अधिकारी यार लतीफ़ खां, राय दुर्लभ और फिर मीर मदन और मोहनलाल। अब ये सब क्लाइव के षड्यंत्र में शामिल थे, नवाब के विरुद्ध है, और मीर मदन और मोहनलाल वफादार हैं। यहाँ पर वह क्लाइव अंग्रेज़ों की अपनी सेना है। ऐसी दशा में ये बड़ी सेना यहाँ से यहाँ तक, ये नवाब की सेना थी लेकिन नवाब के पक्ष में नहीं है, तो खड़ी रह गई, तमाशा देखती रही। यहाँ से जब सैन्य कार्रवाई हुई तो इन्होंने कुछ जवाबी कार्रवाई की और स्वयं मीर मदन इसमें मारा भी गया।
स्थिति को समझते हुए सिराजुद्दौला तुरंत यहाँ से भाग खड़ा हुआ। इसीलिए कहा जाता है कि प्लासी का युद्ध कोई युद्ध नहीं, एक अभिनय था, एक मैच फिक्सिंग की तरह था मामला, पहले से ही फिक्स था। प्लासी एक सौदा था। तो प्लासी के मैदान में युद्ध नहीं था, एक तरीके से यह षड्यंत्र के माध्यम से जीता जा रहा था। तो प्लासी के अंतर्गत जो अब प्रश्न हम लोग देख रहे थे वो यही है। अब तो ऐसे में एक प्लासी युद्ध को कवर करने का तात्पर्य अब इसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं अगर हम जान पाए कि कौन नवाब के साथ था कौन नहीं था, वो भी आपके पास प्रश्न के रूप में नजर आता है। और वह प्रश्न इस रूप में हो सकता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नवाब के गद्दार और पद ये सुमेलित करना है। अब ऐसी दशा में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही। जब भी ऐसे क्वेश्चंस करें तो उसमें इस कीवर्ड को सर्कल में जरूर लिया करें, फोकस हो जाते हैं कि क्या पूछ रहा है। पढ़ाया छोटी छोटी गलतियां यहीं से निकल कर आती हैं कि हम सही लिखा है कि असत्य लिखा है, इस बात को सही नहीं कहीं लिखा है, इन बातों को ध्यान नहीं दे पाते। तो मैंने कहा कि मीर जाफर नवाब की सेना का कमांडर इन चीफ यानी मीर बख्शी का जो पद था सैन्य विभाग का प्रमुख है, एकदम ठीक बात है। खादिम खां नवाब की सेना के कमांडर थे, सैन्य कमांडर हैं खादिम खां, राय दुर्लभ। जगत सेठ कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी नहीं, ये कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी नहीं था, बंगाल का बैंकर था, इसको फतेह चंद के नाम से भी जाना जाता था, तो ये बात गलत है। अमीन चंद एक सिख व्यापारी पूंजीपति के रूप में था और ये प्लासी का षड्यंत्र एक तरीके से इसी के घर पर बैठक हो रही थी। मानिक चंद बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर नहीं, या मानिक चंद कलकत्ता का प्रभारी अधिकारी था, अर्थात यहां पर चेंज कर दिया गया ये विकल्प। तो अब कह रहा है कौन सा युग्म सही है, तो फिर 1 सही है, 2 सही है और 4 सही है। तो 1, 2 और 4 अर्थात उत्तर ये आपके पास। तो प्लासी के युद्ध, उसके षड्यंत्र के साथ कुछ नामों की जानकारी होनी चाहिए ताकि प्रश्नों को आप हल कर सकें। इसी तरीके से अब प्रश्न आपका है कि बक्सर की लड़ाई के परिणाम के संबंध में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई 1764, तो प्लासी का जब युद्ध हुआ तो उसके बाद की घटना को समझ पाए तो बक्सर की लड़ाई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्या परिणाम हुआ, क्या चीजें दिखाई पड़ी। दरअसल अब बक्सर की लड़ाई तक पहुंचने के लिए पुनः यहां से हमको समझने की जरूरत होगी कि आखिर 1757 में जब यह प्लासी का युद्ध जीत लिए अंग्रेज तो क्या दशा हुई। मीर जाफर को वहां पर नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर जब नवाब बना तो अंग्रेजों की लगातार मांग बढ़ती जाती थी आर्थिक दोहन करने के क्रम में। तो मीर जाफर उस समय वहां बंगाल के अंतर्गत अंग्रेजों की बार बार की मांगों से तंग आ गया, तो उसने वहां बंगाल में मौजूद डच व्यापारी, जो डच कंपनी थी, उनसे संपर्क साधा और कि अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करते हैं मिलकर। और फिर अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने के क्रम में जब यह राय बात शुरू हुई तो अंग्रेजों को इसकी भनक लग गई। जैसे उनकी खबर लगी उन्होंने डचों के विरुद्ध कार्रवाई किया। 1759 में वेदारा के युद्ध में डचों को पराजित किया। ये यूरोपीय कंपनियों के अंतर्गत हम लोग बात समझ पाए थे। तो वेदारा के युद्ध में अंग्रेजों ने डचों को पराजित कर दिया और तत्पश्चात अब मीर जाफर से
कि भाई तुम तो षड्यंत्र कर रहे थे, इसलिए अब बात बनेगी नहीं और नवाब का पद छोड़ दो। और उस समय अब उसी नवाब मीर जाफ़र के अपने सैन्य अधिकारी के रूप में कार्य करने वाले मीर कासिम से अंग्रेज़ों ने गुप्त वार्ता की और उसे बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर प्राप्त करने के बदले बंगाल का नवाब बनाने की बात की। उन्होंने पूछा इस चीज़ को लेकर, मीर कासिम से नवाब बनोगे क्या? उसने कहा हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसने कहा कुछ नहीं करना है, षड्यंत्र यही तो होता है। तो मीर कासिम को अब 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बना दिया गया। इसी क्रम में एक ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर मौजूद थे, वेंसिटार्ट, उन्होंने इसको एक क्रांति का नाम दिया कि बंगाल में क्रांति हो गई, कि 1760 में अब मीर जाफ़र की जगह पर मीर कासिम को नवाब बना दिया गया, तो अब क्रांति हो गई। ऐसी दशा में अब मीर कासिम ने वादे के अनुरूप अंग्रेज़ों को वह सब दिया जो वादा था, अर्थात बर्धमान, मिदनापुर और चटगांव की जागीर दिया, धनराशि दिया। तत्पश्चात मीर कासिम अब एक योग्य शासक, महत्वाकांक्षी शासक व वास्तविक नवाब बनना चाह रहा था, तो उसने स्वयं अपनी राजधानी अब स्थानांतरित कर दी, मुंगेर बना दी और यूरोपियों के माध्यम से प्रशिक्षित करना शुरू किया। एक अर्मेनियन गुरगिन खां के माध्यम से उसने अपनी सेना को प्रशिक्षण करना शुरू किया और तत्पश्चात वही अब मीर कासिम कुछ जो कार्य कर रहा है, आर्थिक रूप से जो अंग्रेज दुरुपयोग कर रहे थे दस्तक का, पास का, उसको रोकने का प्रयास करता है। अंग्रेजों के साथ अब मीर कासिम का संबंध कटुतापूर्ण हो गया। दरअसल अंग्रेज जो 1717 के फरुखसियर के अपने शाही फरमान के माध्यम से सुविधा प्राप्त कर रहे थे व्यापार की, कि उन्हें आंतरिक रूप में अब कर नहीं देना पड़ता था, चुंगी माफ थी, वो उसका दुरुपयोग करते थे कि अपनी वस्तुओं को बतलाकर वह अन्य यूरोपियों को बिना चुंगी दिए हुए, बिना कर दिए हुए वस्तुओं की निकासी करते थे। इसका मतलब समझे कि अंग्रेज़ों को यह अधिकार प्राप्त था कि वह पास जो उन्हें मिला है वह उसके माध्यम से निःशुल्क व्यापार कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज इसका दुरुपयोग करते थे और स्वयं बंगाल के अंतर्गत अन्य यूरोपीय या फिर स्थानीय भारतीय व्यापारियों को अतिरिक्त रूप से धन उनसे लेकर अपना पास बतलाकर सामान की निकासी करते थे। इससे क्या होता था, राजस्व की हानि होती थी कि अगर मान लिया जाए कि 100 रुपये के स्तर पर वह कर लगता था और अंग्रेज को ये 100 रुपये देना ही नहीं था, तो अंग्रेज दूसरे अन्य व्यापारियों को कहते थे कि आप 50 रुपये हमें दे दो और मैं पास आपको दे दूंगा और आपका सामान बिना चुंगी के हो जाएगा। तो 50 रुपये अतिरिक्त रूप से अंग्रेज़ों के पास आता था, जबकि राजस्व की हानि नवाब की होती थी। तो नवाब ने सचेत किया मीर कासिम को कि ये सब ठीक नवाब मीर कासिम ने अंग्रेज़ों को सचेत किया कि ये सब बात ठीक नहीं है, आप अपना यह दुरुपयोग रोक दें। अंग्रेज नहीं माने तो उसने क्या किया, पूरे बंगाल से आंतरिक कर की समाप्ति कर दी। तो अंग्रेज़ों को यह बात बड़ी नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि ये तो हमारे आर्थिक हितों पर चोट है। तनाव और बढ़ने लगा। तत्पश्चात मीर कासिम ये इस बात को समझ गया कि ये अंग्रेज हमारे अधिकारियों के साथ और मिलीभगत कर चुके होंगे। अब उसी संघर्ष के अंतर्गत वह बंगाल से पलायन कर जाता है और निकट अवध राज्य के अंतर्गत, हम अलग से अवध पढ़ेंगे, वहाँ पर नवाब शुजाउद्दौला के पास पहुँचता है, जहाँ पहले से ही मुग़ल बादशाह शाह आलम सेकंड शरणागत है। और अब वह मिलकर युद्ध अंग्रेज़ों के खिलाफ करते हैं और यही अब बक्सर का युद्ध कहलाता है। बक्सर के मैदान में युद्ध हो रहा है 1764 ईस्वी में। तो इस दौरान क्या हुआ कि जब मीर कासिम निकल गया, पुनः चला गया, अवध चला गया, तो अंग्रेज़ों ने पुनः जो है मीर जाफ़र को नवाब बना दिया। तो ध्यान रखना है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर जाफ़र हो गया और बक्सर के अब युद्ध के अंतर्गत एक तरफ अंग्रेज़ों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। अब ये चीज़ ध्यान रखिए कि इस समय क्लाइव नहीं है, हेक्टर मुनरो, और दूसरी तरफ
अवध का नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह सालम सेकंड और बंगाल का अपदस्थ नवाब भगोड़ा नवाब मीर कासिम, ये त्रिगुट है। और अंततः बक्सर के मैदान में अंग्रेजों की विजय हो जाती है। इसलिए कहा जा रहा है कि बक्सर का जो युद्ध था एक बड़ा निर्णायक युद्ध था, उसने प्लासी के निर्णय की पुष्टि कर दी। अर्थात प्लासी के मैदान में अंग्रेजों ने जो विजय अर्जित करके राजनीतिक प्रभाव स्थापित करके आर्थिक लाभ लेने का प्रयास शुरू किया था, उसको बक्सर के युद्ध में विजय ने प्रमाणित कर दिया। अर्थात अगर बक्सर के मैदान में अंग्रेजों की विजय नहीं होती तो प्लासी में मिली बढ़त खत्म हो जाती। इसलिए एक निर्णायक युद्ध के रूप में हम बक्सर के युद्ध को जानते हैं। और फिर यह बक्सर का युद्ध हुआ और युद्ध के साथ ही अब चूंकि भारत का मुगल सम्राट भी इस युद्ध में पराजित हो गया, तो अब अंग्रेजों को संधि समझौता करना था, कैसे लाभ लिया जाए। तो इसके लिए क्लाइव को लंदन से आमंत्रित किया जा रहा है। क्लाइव यहाँ से जा चुका था 1760 में। क्लाइव को बुलाया जाता है कि क्लाइव को जानकारी है, समझ है कि कैसे लाभ मिलेगा, और क्लाइव आता है पुनः गवर्नर के रूप में यहाँ पर। और तत्पश्चात 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है मुगल बादशाह सालम सेकंड के साथ और तत्पश्चात अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ। और फिर उस संधि के माध्यम से, इलाहाबाद की संधि के माध्यम से अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त होती है। ये एक बड़ा अधिकार मिला। अर्थात अब पहली बार मुगल बादशाह, जो कि अभी भी कहने को तो वह भारत का बादशाह ही है, वह जो है बंगाल के दीवान के रूप में अंग्रेजों को नियुक्त करता है। इसको कहा जा रहा है कि बक्सर के युद्ध ने अंग्रेजों को वैधता प्रदान कर दी और यहां से अब लूट की संस्थागत प्रक्रिया शुरू हो गई। क्योंकि अब दीवानी अधिकार का तात्पर्य भू राजस्व के निर्धारण से लेकर उसके उपयोग करने तक की दशा अंग्रेजों के पास आ गई। तो बक्सर के युद्ध के परिणामों के संदर्भ में बात की जा रही है कि इस युद्ध ने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का निर्विवाद शासक बना दिया। एकदम ठीक बात है यह कि अंग्रेज यहां के अब निर्विवाद शासक बन गए। क्लाइव को दोबारा बंगाल का गवर्नर बनाया गया। यह भी बात एकदम ठीक है। अंग्रेजों ने मुगल बादशाह सालम सेकंड को कड़ा और इलाहाबाद के जिले जीत कर दे दिए थे। अर्थात जो अवध से प्राप्त किया था वह उन्होंने मुगल बादशाह को सौंप दिया था। यह बात भी एकदम ठीक है। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो 1, 2 और 3, ये तीनों ही चीजें ठीक है। तो बक्सर के मैदान की अगर दशा देखा जाए कि ये प्लासी है, ये बक्सर बिहार क्षेत्र, तो बक्सर का युद्ध एक निर्णायक युद्ध है। तो अब आपके पास पीटी के क्वेश्चंस आते हैं अगर कि भारत में किस युद्ध के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होनी शुरू हुई, तो प्लासी का युद्ध। फिर बात आती है आपके पास यही चीज है कि किस एक युद्ध के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेजों को दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया, तो बक्सर के युद्ध के परिणाम स्वरूप यह दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया था। और तत्पश्चात अब यही बक्सर के युद्ध के पश्चात जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ, यहीं से एक द्वैध शासन की प्रक्रिया शुरू की जाती है। जो क्लाइव ने यहाँ पर द्वैध शासन की पद्धति स्थापित की, उसको जरा समझ पाएंगे। तो पहली चीज इस बात को आप समझ पाएं कि प्लासी और बक्सर को लेकर कि प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच क्लाइव की विजय होती है और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया जाता है। बक्सर का युद्ध 1764 में हेक्टर मुनरो, ये नाम याद रखने की जरूरत है। कंफ्यूजन इसी वजह से पैदा होता है कि याद सब रहता है, इसमें दिक्कत ही नहीं। किसी को क्लाइव और मुनरो का नाम याद नहीं रहता, ये समस्या ही नहीं है, लापरवाही ज्यादा होती है। जिस समय ये लिखा हुआ आता है कि बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व क्लाइव ने किया, तो इतना क्लाइव का नाम पढ़ चुके होते हैं कि हाँ क्लाइव ने किया। और तत्पश्चात जब गलत हो जाता है तो आकर घर पे कहते हैं अरे हमने तो ध्यान ही नहीं दिया। किसने रोका था भाई ध्यान देने के लिए? वहां पर ध्यान नहीं दिया तो 1 साल बर्बाद हो गया आपका। इसलिए ध्यान देना है कि हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में है और यहाँ पर दूसरा पक्ष शाह आलम सेकंड, नवाब शुजाउद्दौला अवध का और मीर कासिम, और अंग्रेजों की विजय होती है। तो ये बक्सर और प्लासी का युद्ध
प्राय प्रश्न के रूप में आपके पास आता है। इसको भी ध्यान रखने की जरूरत है। तत्पश्चात ये बात हम कह रहे थे कि 1765 में दीवानी प्राप्त किए जाने के पश्चात ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय के संपर्क में आए थे? कि वे आखिर जब दीवानी अधिकार प्राप्त हो गया तो बंगाल से सटे हुए क्षेत्र में ही तो जो पर्वतीय जाति थी उन्हीं के संपर्क में तो आएंगे। तो निकटवर्ती स्तर पर वह जो गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ और वहाँ पर रहने वाली जनजातियाँ, मेघालय का क्षेत्र जिसे आज कहते हैं, तो ऐसी दशा में सबसे पहले वह गारो जनजाति पर्वतीय क्षेत्र के संपर्क में आते हैं। अब ये क्वेश्चन समझ पाइए, आईएएस में पूछा गया क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन केवल इस रूप में नहीं आते कि उसका इतिहास से कोई संबंध है, समान अध्ययन से संबंध है। समान अध्ययन का तात्पर्य हुआ कि अब आप दूसरे विषय भी पढ़ रहे होते हैं, अब आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे, तो जब आपको ज्योग्राफी पढ़ने के दौरान उस एरिया के बारे में जानकारी होगी तो थोड़ा भी आपको जो है संशय नहीं होगा कि कौन सा था। ऐसे क्वेश्चंस कोई पढ़ कर नहीं जाता है कि इतिहास में हम पढ़ कर जा रहे होते हैं, कहीं लिखा होता है, लेकिन आ जाने के पश्चात सही वही कर पाते हैं जो विभिन्न विषयों के स्तर पर अपनी समान पकड़ बनाए रखते हैं। जैसे अब यह चीज़ है कि आखिर बंगाल के संदर्भ में वे जब यहाँ पर आते हैं, दीवानी अधिकार प्राप्त होता है, तो फिर निकटवर्ती क्षेत्र में ही वह इस क्षेत्र के अंतर्गत सबसे पहले मौजूद लोगों से उनका संपर्क होता है। बड़ी सीधी सी बात है। कॉमन सेंस के क्वेश्चंस भी होते हैं यूपीएससी में, खाली विषय पर आधारित ही नहीं है। उसके लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़नी है या उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है अध्ययन शोध करना है, नहीं। ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं, मैप के थ्रू चीज़ों को पढ़ना है, समझना है। पढ़िएगा, जब आपको दिखाया जाएगा, बताया जाएगा ज्योग्राफी के स्तर पर, आखिर कुमार गौरव सर जब पढ़ा रहे होंगे तो मैप आपके लिए कोई कठिनाई का मामला ही नहीं रह जाएगा। तो यही वजह है कि आखिर इन क्षेत्रों में, जो कि बांग्लादेश बन गया बाद में, पहले तो वो बंगाल का ही रीजन था, तो बंगाल के संदर्भ में हम कह रहे हैं कि नियंत्रण उन्होंने किया, तो जो दीवानी अधिकार प्राप्त हुआ वो निकटवर्ती क्षेत्र के संदर्भ में। अब कभी कभी ये सब क्वेश्चंस आपके पास पूछा जाता है कि 7 सिस्टर्स कौन है, तो तैयारी केवल एक क्वेश्चन की नहीं करनी है, टॉपिक की करनी है कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो वहां पर टिपरा जो कह रहा है वो त्रिपुरा के क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली जनजातियां, वह नागा व कुकी क्षेत्रों के अंतर्गत रहने वाली, तो गारो खासी जनजाति है, पर्वत पहाड़ियों के संदर्भ में है, वहाँ रहने वाले के लिए गारो जनजाति कहा जाने लगा। तो ऐसी दशा में क्वेश्चंस जब आएंगे तो मैं यही बार बार कह रहा हूँ कि विगत वर्षों के भी प्रश्न अगर हल कर रहे हैं तो खाली ये नहीं कि उसका उत्तर गारो है, वहीं पर जरा इस बात को पढ़ें, समझें, जानें कि गारो खासी का तात्पर्य क्या है, टिपरा क्या है, कुकी क्या है, वहीं पर आपके लिए अध्ययन का तरीका। तो इसलिए मैंने यह एरिया कवर की कि आपको इसी के माध्यम से यह चीज़ भी नज़र आए। कभी कभी क्वेश्चन सीधे पूछ लेता है इन चीज़ों को लेकर कि असम के साथ कितने राज्यों की सीमाएं लगती हैं, अब इसी को रटे पड़े, मैप देखिए, आएगा ज्योग्राफी सेक्शन तो आप पढ़ पाएंगे इन चीज़ों को लेकर। अब बात यहाँ पर आती है कि बंगाल में द्वैत शासन के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, फिर विचार करना है, लगातार विचार करना है, यूपीएससी में विचार ही तो ज़्यादा करना है। बस अगली लाइन समझ लीजिए इस चीज़ को, विचार करके करना क्या है। तो विचार करना है कि कौन सा सही है, वरना ये पढ़ते हैं फिर आप कहते हैं कि अच्छा कौन सा सही, फिर दोबारा ये पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी सीखिए कि आप विचार करते हैं, मान लीजिए कि इसको पढ़ना शुरू करते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आप पढ़ने लगते हैं कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का क्रियान्वयन मुश्किल हो गया, कृषि उपज में गिरावट आई, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे बर्बाद हो गए, राजस्व संग्रह में गिरावट आई, और फिर ये लाइन पढ़ते हैं कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। अब फिर ऊपर पहुँचे, कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का क्रियान्वयन मुश्किल हो गया, अब ये सही है गलत, अब चल रहे हैं, तो समय ज़्यादा लगता है आपका।
उससे बेटर ये है, क्वेश्चन पढ़ना है ये वाला कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, तो विचार इन कथनों पर करने से पहले ये जान लें कि कर क्या विचार हमको निर्णय देना, सही का या गलत का। तो जैसे इस बात पर आएंगे कौन सा सही है, तो अब आप यहां पर एक एक चीजों को पढ़िए। तो द्वैध शासन के अंतर्गत क्या हुआ, पहले समझ पाए कि जब बंगाल में बक्सर का युद्ध अंग्रेजों ने जीता और क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि करने के माध्यम से दीवानी अधिकार प्राप्त किया, तो अब यहां पर बात आती है कि बंगाल में उन्होंने एक ऐसी शासन प्रणाली शुरू की जिसको द्वैध शासन के नाम से जाना जा रहा है, दोहरा शासन। यानी नवाब अभी भी है और अब वे दीवान के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। तो बंगाल के अंतर्गत नवाब भी है और अंग्रेज चाहते तो प्रत्यक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में ले सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया, अब यही चीजें समझने की हैं कि आखिर एक तरफ जहां पर बंगाल के अंतर्गत नवाब है और साथ में अब दीवान के रूप में उन्होंने उपदीवान की नियुक्ति किया। बंगाल के क्षेत्र के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार में शिताब राय। तो नवाब अभी भी अब वही उस समय के स्तर पर नजमुद्दौला मौजूद है, मिर्जा फरकल पाई पुत्र। तो ऐसी दशा में उत्तरदायित्व नवाब के पास है। भाई प्रांत जो बंगाल का है, नवाब अगर कोई पदनाम के साथ है तो उत्तरदायित्व भी उसी के पास होगा। अधिकार सब किसके पास है, वित्तीय अधिकार से लेकर प्रशासनिक अधिकार तक सब कुछ जो है वह अब अंग्रेजों के पास है। तो इस तरीके से दोहरा विभाजन नजर आता है। वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के पास, उत्तरदायित्व केवल नवाब के पास, जिसको हम द्वैध शासन के नाम से जान रहे होते हैं। अब ऐसी दशा में का क्वेश्चन बनता है कि द्वैध शासन बंगाल में किसने स्थापित किया, तो क्लाइव ने किया। दूसरी बात, क्यों स्थापित किया, अब ये यूपीएससी के क्वेश्चन हो जाते हैं कि आखिर क्यों नहीं प्रत्यक्ष रूप से सत्ता अपने हाथ में ले लिया क्लाइव ने। उसका कारण एक ही है कि क्लाइव ने इसलिए सत्ता हाथ में नहीं ली कि एकदम से बंगाल के अंतर्गत एक विदेशी अभी तुरंत अगर शासन पूर्ण रूप से ले ले तो जन असंतोष का सामना करना पड़ सकता है। और दूसरी बात, प्रशासनिक स्तर पर अनुभव नहीं है, यहां समझ नहीं है इस क्षेत्र में। तो प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए जरूरी है कि उत्तरदायित्व यहां पर उसी के ऊपर रहे जो पहले चला रहा है। और आखिर नवाब भी तो किसके इशारे पर कार्य करेगा, अंग्रेजों के। लेकिन बंगाल की जनता के सामने कौन बैठा हुआ है, नवाब। तो प्रशासनिक कठिनाइयों से भी बचना था। साथ में यह भी था कि यूरोपीय कंपनियों के साथ किसी तरीके का विवाद न हो उनका सीधे सीधे, क्योंकि नवाब अगर मौजूद है तो नवाब के बिहाफ पर वे अन्य यूरोपीय कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते थे। तो इस तरीके से यूरोपीय कंपनियों के साथ संघर्ष से बचने के लिए भी कर रहे थे। और लंदन की संरचना को अगर बात करें कि लंदन के अंतर्गत तो यह निजी कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। एक कंपनी व्यापार करने आई थी और भारत के अंतर्गत बंगाल में अगर प्रत्यक्ष रूप से अपनी सत्ता स्थापित कर लेती तो लंदन की सरकार भी जो है कंपनी पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लेती। तो एक निजी कंपनी कभी भी नहीं चाहेगी कि सरकारी नियंत्रण उस पर बढ़े। तो सरकारी नियंत्रण से बचने के लिए क्लाइव ने बंगाल में प्रत्यक्ष रूप से सत्ता स्थापित न करके द्वैध शासन की स्थापना किया था। और यही वजह है कि जैसे ही आगे चलकर वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में इस द्वैध शासन को समाप्त करके प्रत्यक्ष रूप से बंगाल का शासन अपने हाथों में लेगा, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होगा। आगे हम पढ़ेंगे संवैधानिक विकास में रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान। तो ऐसी दशा में रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, उसके प्रावधान क्या थे, वो आगे आएगा। लेकिन यहाँ समझ पाएंगे कि द्वैध शासन क्यों लागू किया। तो पहली चीज़ जन असंतोष से बचने के लिए, दूसरी चीज़ कि प्रशासनिक कठिनाइयों से बचने के लिए, तीसरी चीज़ यूरोपीय कंपनियों के मध्य संघर्ष से बचने के लिए, और चौथी चीज़
कि ब्रिटिश सरकार क्या नियंत्रण न हो सके कंपनी पर, इसके लिए। और द्वैत शासन का परिणाम क्या हुआ? द्वैत शासन का परिणाम अब दोहरा शासन है, तो अंग्रेज तो आर्थिक रूप से आखिर अधिकार रखते ही है, अब शासक बन रहे हैं। नवाब किसी और का नहीं, अंग्रेजों की अपनी कठपुतली है। तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि जो कुछ भी कानून व्यवस्था की चीजें हैं, सब कुछ किसके इशारे पर चल रही हैं? अंग्रेजों के। और कानून व्यवस्था को उनको अपने सामानों की सुरक्षा के अलावा दूसरे के सामानों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था की चिंता नहीं है। इसलिए क्या होगा? कानून व्यवस्था शिथिल हो जाएगी, लूटपाट बढ़ने लगेगी। स्वयं अंग्रेज जो व्यापारी हैं, एजेंट हैं, मनमाने तरीके से शिल्पकारों से, दस्तकारों से वस्तुओं का निर्माण करवाएंगे और उनको जो है पैसा नहीं देंगे, उनके पशु को जब्त कर लेंगे, खाद्यान्न को जब्त कर लेंगे, लूटपाट शुरू हो गई। तो इसको कहा जा रहा है कि इस द्वैत शासन का परिणाम क्या हुआ? बंगाल में कानून व्यवस्था में शिथिलता आने लगी, दूसरी तरफ यह लूटपाट की घटनाएं बढ़ गई, और तीसरी तरफ अब चूंकि जैसे ही अंग्रेजों ने यहाँ पर दीवान का पद प्राप्त किया, भू राजस्व जो आय का सर्वप्रमुख स्रोत था, उसकी राशि में वृद्धि कर दी। तो जो अभी तक 1764 और 65 में 80 लाख रुपए हुआ करती थी, वो अगले वर्ष बढ़ाकर 1.49 करोड़ कर दिया गया। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उनके भू राजस्व के स्तर पर राजस्व संग्रह में जो वृद्धि हो रही है। स्वयं जॉर्ज कॉर्नवाल, एक अंग्रेज अधिकारी, ने कहा कि इस तरीके की भ्रष्ट सरकार कहीं और कहीं है ही नहीं। अर्थात द्वैत शासन के संदर्भ में कहा जाए कि लूट की दशा बढ़ गई, अकाल की स्थितियां पैदा होंगी। तो अब प्रश्न यहाँ पर देखें कि द्वैत शासन के प्रभाव के संदर्भ में विचार करें कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली का क्रियान्वयन मुश्किल हो गया। अभी बताया कि एकदम ठीक बात है, जब दोहरा शासन, उत्तरदायित्व किसी के पास है, शक्ति किसी के पास है, तो उत्तरदायित्व क्यों वो लिया? नहीं लेगा। कृषि उपज में गिरावट आई, एकदम ठीक बात है कि जबरन अगर जो है खाद्यान्न का जो है वसूली शुरू हो जाए तो किसान खेती क्यों करेगा? छोड़कर भागने लगेगा। तो कृषि उपज में गिरावट आ रही है, व्यापार वाणिज्य और उद्योग धंधे बर्बाद हो गए। स्वाभाविक सी चीज़ है कि मनमाने तरीके से अब भारतीय शिल्पकारों से उनके निर्मित वस्तुओं को ले लिया जा रहा है। उनको कहा जा रहा है कि ठीक है, अभी आपको 10 रुपये दे रहे हैं, जब सामान बना कर आइएगा तो हम 50 रुपये वापस देंगे। जब वे लेकर आए तो सामान रख लिया गया, 50 रुपये नहीं दिया गया। तो वो क्यों सामान बनाने के लिए आगे से आएंगे? उद्योग धंधे चौपट होने लगे। राजस्व संग्रह में गिरावट आई? नहीं, मैंने कहा कि राजस्व संग्रह की तो वृद्धि हो गई थी। क्यों हो गई थी? क्योंकि भू राजस्व की राशि में वृद्धि कर दी गई थी। इसलिए कौन सा कथन सही है? तो फिर 1, 2 और 3, यानी उत्तर डी। द्वैत शासन से संबंधित क्वेश्चन है कि किसने शुरू किया? तो क्लाइव ने शुरू किया। किसने समाप्त किया? तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया 1772 में। द्वैत शासन के संदर्भ में इस अवधारणा का जनक जो है लियोनिस कर्टिस को माना जाता है। यहाँ पर सेना, वाह्य और वित्तीय मामलों पर कंपनी का नियंत्रण हो गया, अधिकार कंपनी के पास है और दायित्व नवाब के पास है। और वॉरेन हेस्टिंग्स ने इस द्वैत शासन की समाप्ति की। तो द्वैत शासन, द्वैत परंपरा को लेकर आगे कई सारे हम अधिनियम के अंतर्गत भी पढ़ेंगे कि प्रांतों में द्वैत शासन, केंद्र में द्वैत शासन कब और किस समय आया, ये चीज़ आगे भी आएगी। अब अगला प्रश्न देखा जाए इस चीज़ को लेकर कि 18वें शतक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालक्रम कौन सा है? तो यहाँ पर क्रोनोलॉजी के लिए कि क्रोनोलॉजी क्या है सही, वांडीवाश का युद्ध, बक्सर का युद्ध, अंबर का युद्ध और प्लासी का युद्ध। अब ये समझ पाइए कि ये युद्ध का अगर समय याद होगा तभी लगा पाएंगे आप चीज़ों को, क्रम लगाना है। वांडीवाश का युद्ध 1760 में, बक्सर का युद्ध 1764 में, अंबर का युद्ध 1749 में, प्लासी का युद्ध 1757 में।
अब ये घटनाक्रम कब और कहाँ की है, दो चीज़ों को तो पहले पढ़ चुके हैं हम लोग पिछली क्लास में, कि जहाँ वांडीवाश का युद्ध और अंबर का युद्ध की बात की जा रही थी। ये अंबर का युद्ध 1749 में जब कर्नाटक वार था, फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो उस अंबर के युद्ध में 1749 में नवाब अनवरुद्दीन को मार दिया गया। 1749, इसका मतलब ये पहले युद्ध हुआ। तो अंबर का युद्ध पहले कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है, यानी ये तो वैसे ही अब एलिमिनेट हो गए, इनका कोई मतलब ही नहीं। तत्पश्चात 49 के बाद क्या आता है, 57 की 64, अब ये तो बताने की जरूरत नहीं है, प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध कब हो रहा है, 57 में, यहां लिखा हुआ है। वांडीवाश का युद्ध 1760 में, तीसरे कर्नाटक वार के अंतर्गत वांडीवाश का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ, जहां पर अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो ये वांडीवाश का युद्ध। बक्सर का युद्ध 64, जो अभी पढ़ रहे थे। तो ये ऐसे, अब आपको लगेगा इतनी डेट हम कैसे याद रखेंगे। यकीन मानिए, ये युद्ध कोई इतिहास के पन्नों पर ओझल नहीं थे, ये ऐसे निर्णायक युद्ध हैं जिनके बारे में आपके पास कभी भी आप अध्ययन करेंगे तो आएगा ही। क्योंकि अगर खाली ये सोचेंगे कि हम ये युद्ध ये रट रहे हैं, तो बहुत सारे युद्ध हुए, निश्चित तौर पर सैकड़ों युद्ध, हजारों युद्ध हैं, लेकिन शायद ही आपको जो है ऐसे कुछ एक युद्धों के अलावा किसी अन्य की जरूरत पड़े। तो निर्णायक जो चीज़ें हैं उनको यहाँ पर क्रम लगाने के लिए है। इसलिए क्या होगा कि आपके पास उत्तर ये कि वह वांडीवाश का युद्ध, वहाँ पर तृतीय कर्नाटक वार के अंतर्गत अंग्रेजों ने जब विजय अर्जित की तो फ्रांसीसियों की चुनौती के तरीके से समाप्त हो रही है। प्लासी का युद्ध भारत में अंग्रेजी सत्ता की स्थापना के लिए जाना जाता है, तो बक्सर का युद्ध प्लासी के युद्ध की पुष्टि करने के लिए जाना जाता है। बंगाल के अंतर्गत अंग्रेजों को वैधता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपके पास पूछा गया है। अब इसी तरीके से जरा मैसूर के संदर्भ में क्वेश्चन को देखें। ये बंगाल के संदर्भ के क्वेश्चन थे कुछ। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? हैदर अली, मीर कासिम शाह आलम सेकंड और टीपू सुल्तान। आईएएस में 2001 में पूछा था, यूपी पीसीएस के अंतर्गत 2011 में पूछा था प्रश्न। अब ये चीजें हैं कि हम मीर कासिम के बारे में बात कर रहे थे। शाह आलम सेकंड जो है कि मुगल बादशाह था, जो कि स्वयं शरणागत था, तो इनके बारे में तो कोई मसला ही नहीं है। अब बात आती है कि आधुनिक पद्धति से दूतावास किसने स्थापित किए, तो उत्तर तो यहां पर निकल जाएगा कि ठीक है, टीपू सुल्तान। कि टीपू सुल्तान भारत में अकेला एक ऐसा शासक के रूप में जाना जाता है जिसकी अपनी समझ, जिसकी अपने विचार बेहद आधुनिक थी। तो दूतावास स्थापित करके उनसे व्यापारिक संबंध बनाना चाहता था। वह टर्की, वह ईरान, उन क्षेत्रों में उसने दूत मंडल भेजे थे। क्यों भेजे, किस वजह से भेजे, इस बात को समझ पाइए। टीपू सुल्तान ये है, एक तरीके से टीपू सुल्तान का अगर हम बात कर रहे हैं तो मैसूर के संदर्भ में हैदर का नाम भी आएगा और मैसूर के साथ अंग्रेजों के युद्धों को भी हम लोग जरा समझ पाएंगे। तो पहली चीज आती है कि हैदर अली जो मैसूर का शासक टीपू उसी का पुत्र है। ऐसे में हैदर अली कहाँ से शासक बन गया, क्या दशाएं थी, तो आपको मध्यकाल का इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय एक विजयनगर साम्राज्य था। विजयनगर साम्राज्य के अपने कमजोरी और विघटन के साथ ही वहाँ पर एक वडियार वंश के शासक के रूप में चिकृष्ण राज, और तत्पश्चात उस 18वीं सदी के अंतर्गत
जब मुगल शासन सत्ता कमज़ोर हो गई तो ऐसी दशा में एक चिक्का कृष्णराज शासक, जिसके दो प्रमुख अधिकारी, एक देवराज जो सैन्य अधिकारी के रूप में था, नंदराज जो एक राजस्व अधिकारी, उसी नंदराज के यहाँ पर हैदर अली एक सैनिक के रूप में कार्य कर रहा था। अपनी योग्यता, अपनी कुशलता से फ्रांसीसियों के साथ उसने संपर्क स्थापित करके 1755 में डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया। तो उसकी कुशलता से नंदराज और प्रभावित हुआ, उसे सेना अधिकारी के रूप में नियुक्त कर दिया, सेनापति के रूप में नियुक्त कर दिया। तत्पश्चात वही हैदर अपनी योग्यता और कुशलता से 1761 ईस्वी में वह मैसूर का शासक बन गया। तो यहां पर जरा ध्यान रखिएगा कि हैदर अली के संदर्भ में भी कुछ चीजें जानने की हैं कि हैदर अली ने डिंडीगुल में फ्रांसीसियों के माध्यम से सहयोग से जो है एक आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण कराया था। दूसरी चीज ये बात भी समझ पाएं कि हैदर अली के साथ अब अंग्रेजों का संघर्ष भी बढ़ेगा, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ उसका मेलजोल था। हैदर अली की अपनी धार्मिक सहिष्णुता की बात भी की जाती है कि उसके अपने सिक्कों पर जो है श्री पार्वती और विष्णु का अंकन नजर आता है। कुछ एक गंजम बाग का निर्माण करवाया उसने। हैदर अली की अपनी समझ थी अंग्रेजों को लेकर, वह इस बात को कहता था कि मैं स्थल से उनके शक्ति साधनों को तो सुखा सकता हूं, लेकिन समुद्र से उनको नहीं भगा सकता, समुद्र को नहीं सुखा सकता। यानी स्थल के स्तर पर अगर कोई शत्रु है तो उसके शक्ति साधनों को तो मैं समाप्त कर सकता हूं, लेकिन मैं समुद्र को नहीं सुखा सकता। अर्थात ब्रिटिश नौसैनिक शक्ति के सामने वह अपनी नौसैनिक शक्ति को कमजोर समझता था, मानता था, इस बात को स्वीकार करता था। हैदर अली की अपनी कूटनीतिक कुशलता भी थी, और हैदर अली के साथ देखा जाए अगर कि किस तरीके से अब अंग्रेजों का संघर्ष बढ़ता है, तो मैसूर के साथ अंग्रेजों के 4 युद्ध होते हैं, जो एंग्लो मैसूर वार के नाम से जाना जाता है, आंग्ल मैसूर युद्ध। ऐसी दशा में यह टीपू सुल्तान के संदर्भ में अगर बात को समझ पाएं, जो हैदर अली वाडियार वंश की स्थापना हुई और तत्पश्चात हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किया, मैसूर का सेनापति बना और फिर मैसूर का शासक बन गया। तत्पश्चात टीपू सुल्तान जब शासक बनता है 82 में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर की मृत्यु हो जाती है, तो फिर वह शासक बनता है और जैकोबियन क्लब की स्थापना करता है, आधुनिक नौसेना के गठन का प्रयास करता है और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। दरअसल समझिए कि टीपू सुल्तान कहाँ से आ गया, कैसे शासक बन गया। तो यह दशा थी कि जिस समय हैदर अली शासक था, फ्रांसीसियों के साथ सहयोग और सेना का अपना गठन कर रहा था, तो अंग्रेज़ों के साथ तनाव बढ़ने लगा और इसी क्रम में पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, जो 1767 to 69 के बीच में, और अंततः मद्रास की संधि के माध्यम से यह युद्ध समाप्त होता है। तत्पश्चात दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हुआ 1780 से 84 के बीच में। किस वजह से हुआ? क्योंकि जब पहला युद्ध हुआ और मद्रास की संधि हुई, तो संधि के अंतर्गत ये कहा गया, अंग्रेज़ों के द्वारा वादा करने में वे आगे रहते थे, तुरंत किया उन्होंने, कि जब भी कोई आप पर हमला करेगा हम आपकी मित्र, एक तरीके से मित्र होने के नाते आपकी मदद करेंगे। लेकिन जब 1771 ईस्वी में मराठों ने जो है मैसूर पर हमला किया, तो अंग्रेज़ों ने कोई मित्रता नहीं निभाई। जाहिर सी बात है, पिछली संधि टूट गई, तनाव बढ़ रहा है। तो दूसरी तरफ मैसूर के संदर्भ में ये बात समझ पाइए कि ये जो एक क्षेत्र नजर आ रहा है मैसूर का, ये मराठों का, ये निजाम का क्षेत्र, और ये मद्रास, इस क्षेत्र के अंतर्गत,
तो यहाँ पर अब मैसूर की दशा के अंतर्गत ये बात थी कि जो एक दूसरा यह युद्ध की हम बात कर रहे थे, माहे एक क्षेत्र है जो फ्रांसीसियों की बस्ती हुआ करती थी और हैदर के क्षेत्र में उसके संरक्षण में थी। यहाँ से हैदर को जो है अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते थे। तो ऐसी दशा में अब इस माहे क्षेत्र पर अंग्रेजों ने अपना नियंत्रण करने का प्रयास किया, तो हैदर ने आपत्ति की। इसी क्रम में जो है युद्ध शुरू हो जाता है। और यह दौर था, दरअसल समय जो चल रहा, मैंने कहा कि यह 1780 और 84 के बीच का समय था। ऐसी दशा में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का यह समय है। और इस दौरान क्या था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था और उस स्वतंत्रता संग्राम में अमेरिकियों का साथ जो यूरोपीय शक्तियां दे रही थी उनमें फ्रांस प्रमुख है, ब्रिटेन के खिलाफ। तो यहां पर 1780-81 का वर्ष अंग्रेजों के लिए सर्वाधिक संकट का वर्ष माना जाता है, क्योंकि एक तरफ भारत के अंतर्गत जो क्षेत्रीय शक्तियां थीं, अंग्रेजों का मराठों के साथ भी संघर्ष चल रहा था। अलग से मराठा पढ़ेंगे तो बात करेंगे। तो मराठे, निजाम और मैसूर का त्रिगुट अंग्रेजों के खिलाफ था भारत में। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिटेन का एक उपनिवेश अमेरिका आजाद हो रहा था। तो यह उनके संकट का वर्ष था। लेकिन अंततः अंग्रेजों ने अपनी कूटनीतिक कुशलता दर्शाते हुए इन मराठों के साथ 1782 में सालबाई की संधि करके मराठों को अलग किया। निजाम भी अब अलग हो गया युद्ध से, केवल मैसूर रह गया और इस युद्ध में मैसूर को पराजित किया गया। और उसी युद्ध के अंतर्गत अब समझने की ज़रूरत है, 1782 ईस्वी में हैदर अली घायल हुआ और तत्पश्चात उसकी मृत्यु भी होती है। और उसी अब युद्ध मैदान के अंतर्गत राज्याभिषेक करता है टीपू सुल्तान और युद्ध को जारी रखता है। तत्पश्चात 1784 में अंततः एक मद्रास के गवर्नर मैकटर्नी की मध्यस्थता से मंगलौर की संधि होती है और मंगलौर की संधि के माध्यम से यह द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है। तो टीपू सुल्तान की जो बात की जा रही है, टीपू सुल्तान 82 में युद्ध के साथ ही वह एक यहां पर अब बन रहा है शासक। तो जो यह शासक बनता है, तो शासक बनने के साथ ही जो कार्य किए उस बात को भी जानने की जरूरत है। टीपू सुल्तान के कार्य, उसके विचार भी प्रश्न के रूप में आते हैं आपके पास। तो टीपू सुल्तान ने 1782 में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही सत्ता प्राप्त की और फिर 84 में मंगलौर की संधि किया। टीपू सुल्तान की अपनी समझ इस बात को समझें कि वह बेहद एक योग्य महत्वाकांक्षी व्यक्ति, भारत का अकेला ऐसा पहला शासक जो इस बात को समझता था कि सैनिक शक्ति का आधार तो आर्थिक शक्ति होती है। और यही वजह है कि उसने यूरोपीय कंपनियों के ही समान एक व्यापारिक कंपनी का निर्माण करके आर्थिक रूप से अपने आप को सबल बनाने का प्रयास किया। और इसी क्रम में वह विभिन्न देशों में दूत मंडल भेजता है, दूतावास की स्थापना करता है, जो प्रश्न के रूप में भी था। टीपू के संदर्भ में यह बात समझें कि एक प्रथम भारतीय रॉकेटमैन के रूप में जाना जाता है, रॉकेट मिसाइल के निर्माण के लिए जाना जाता है इसको। और टीपू का अपना मानना था, बहुत ही जोशीला साहसी, टीपू का अपना कहना था कि 100 दिन जो है भेड़ की जिंदगी जीने से बेहतर है एक दिन शेर की तरह जीना। यह उसका विचार था। टीपू सुल्तान के संदर्भ में अगर कहें कि वह कुछ धार्मिक रूप से भी मंदिरों के मरम्मत कराने का कार्य करता है, कि श्रृंगेरी में उसने जो है मंदिरों के पुनर्निर्माण का कार्य किया। वहाँ पर जब मराठों का हमला हुआ और मंदिर तहस नहस हुए तो तत्पश्चात उसने उसके पुनर्निर्माण के लिए कार्य किया था। टीपू सुल्तान के मिसाइल मैन होने की बात को हमारे
जो मिसाइल निर्माण के लिए जाने जाते हैं एपीजे कलाम साहब, उन्होंने नाम लिया कि नासा में एक पेंटिंग बनी थी और जहाँ पर उसकी अपनी मिसाइल की बात दिखाई पड़ती है, और स्वयं जब चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू पराजित होता, मारा जाता है, और इसके पश्चात अंग्रेज उस मिसाइल को लेके भी गए। तो यह भी चीज़ है कि मिसाइल के संदर्भ में उसका निर्माण कार्य, और साथ में वैश्विक राजनीति से भी परिचित, फ्रांस की क्रांति हो रही थी और उस क्रांति के संदर्भ में उसकी अपनी समझ थी, और यही वजह है कि फ्रांस के अंतर्गत एक वामपंथी समूह जैकोबियन कहलाता था, उग्र परिवर्तनवादी समूह। वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो समझते हैं इस बात को। तो स्वयं को वहाँ के स्तर पर वो उसने जैकोबियन क्लब की अपनी सदस्यता ली और स्वयं को सिटीजन टीपू कहता था, नागरिक टीपू कहता था, और अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में वह स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था प्रतीक के रूप में। तो ऐसे स्थिति में टीपू सुल्तान के संदर्भ में समझ लिए यही सब क्वेश्चंस के रूप में होते हैं। जैकोबियन क्लब भारत के अंतर्गत उसने स्थापित किया और एक तरीके से उसका मेंबर बना। आधुनिक नौसेना के गठन का प्रयास किया था और श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया और स्वयं को नागरिक टीपू के रूप में जानता है। यही वह टीपू सुल्तान के रॉकेटमैन की बात की जा रही है। तो कभी कभी क्वेश्चन के रूप में आता है कि भारत में पहला ऐसा कौन सा शासक जिसने मिसाइल निर्माण का श्रेय दिया जाता है, तो वह है टीपू सुल्तान। इसी तरह एक प्रश्न को अगर देखें और तत्पश्चात समझें कि समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली काम में लाना तथा माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। विचार करना है और विचार करके ये बताना है कि दोनों कथन निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित हैं। कि समय के साथ बदलने की उसकी इच्छा के प्रतीक थे एक नए कैलेंडर को लागू करना, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को काम में लाना और माप तौल के नए पैमाने को अपनाना। उसकी एक अत्यंत प्रिय उक्ति थी, एक स्टेटमेंट था, एक शेर की तरह एक दिन जीना बेहतर है, लेकिन भेड़ की तरह एक लंबी जिंदगी जीना अच्छी बात नहीं है। बड़ी बात कहा उसने। तो ऐसे में ये उक्ति किसकी है अभी बताया आपको कि शेर मैसूर कहलाता था। तो जब शेर की बात आ जाए तो वह कोई और नहीं, टीपू सुल्तान। अब खाली ये प्रश्न का उत्तर मिल गया टीपू सुल्तान, अगला प्रश्न करने लग गए। बस यहीं पर आपके साथ गड़बड़ी होनी शुरू होती। क्वेश्चन में भी अगर कोई तथ्यात्मक चीजें हैं और कोई लाइन है तो उसको भी रिकॉल करने की जरूरत है। अब ये प्रश्न के रूप में अगले में कभी आ जाएगा कि एक नए कैलेंडर का निर्माण करने के लिए, सिक्का ढलाई की नई प्रणाली को काम में लाने के लिए, मापतौल के नए पैमाने को अपनाने के लिए किस एक शासक को श्रेय दिया जाता है? टीपू सुल्तान। ये पढ़ने की जरूरत है। तो प्रश्नों के माध्यम से अपनी तैयारी को पूर्णता कैसे प्रदान करना है, ये तरीका होगा। और यहाँ पर खाली ये मामला नहीं है कि प्रश्न की संख्या गिनाने के लिए कि कितने प्रश्न हल कर लिए, नहीं। जिन प्रश्न को हल करें उस प्रश्न के अंतर्गत की एक एक कथन को दिमाग में बैठाएं, अध्ययन करें, तब आपका कंप्लीट होता है कोर्स। इसी तरीके से प्रश्न है एक कि श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किस युद्ध के दौरान किए गए थे? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यहां पर मैसूर युद्ध के संदर्भ में बातें हैं। तो मैंने अभी दो युद्धों के बारे में बतलाया आपको कि जब एक दूसरा युद्ध ये हो रहा है तो मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ, और जिसमें ये पुनः वही बातें कही कि दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस कर देंगे और एक दूसरे की सहायता करेंगे जरूरत पड़ने पर। तो ऐसे दौर में जब 1790-92 के समय की स्थितियां क्या हुई युद्ध के समय के लिए, तो समझ पाइए
कि इस समय गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहा था कॉर्नवालिस। तो कॉर्नवालिस ने अपने मित्र राज्यों की सूची एक जारी की जिसमें मैसूर का नाम नहीं था। तो स्वाभाविक सी बात है कि पिछली संधि भंग हो गई। और दूसरी तरफ टीपू स्वयं फ्रांसीसियों के साथ मित्रता बढ़ाए हुए था। तो ऐसी दशा में अंग्रेजों का मैसूर के साथ संघर्ष बढ़ने लगा। और सबसे बढ़कर एक दशा यह हुई कि उस समय एक त्रावणकोर राज्य था जो ब्रिटिश संरक्षित राज्य था। तो टीपू ने उस पर हमला कर दिया। यानी ये तात्कालिक रूप से कारण बन गए तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के, और युद्ध शुरू हो गया। अब तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत एक तरफ अंग्रेज हैं, साथ में उनके मराठे हैं, साथ में उसके निजाम हैं, और ये लड़ रहे थे मैसूर के खिलाफ। यानी त्रिगुट बन गया अब यहां पर। इस दौरान अब युद्ध चल रहा है और युद्ध भूमि के अंतर्गत टीपू की स्थिति थोड़ी कमजोर भी हुई, लेकिन वह संधि करने को तैयार नहीं। उसका तो अपना एक ही कहना था, विचार था, शेर की तरह एक दिन जिएंगे। कॉर्नवालिस बड़ा परेशान हो गया, क्योंकि अब अगर संधि नहीं हुई और मैसूर राज्य के संदर्भ में टीपू कोई संधि समझौता करने को तैयार नहीं, और अगर जीत लिया युद्ध तो समस्या बनेगी। अब आपको लगेगा जीत लिया तो समस्या क्या है? जीत लिया समस्या ये है, यही अंग्रेजों की दूरदर्शिता है कि उसको लग रहा था कि अगर मैसूर राज्य जीत लिया तो फिर इन्हें भी, मराठे और निजाम को भी उसी अनुपात में क्षेत्रों को देने का जो मैंने वादा किया है देना पड़ेगा। और जब अंततः तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू श्रीरंगपट्टम की संधि करता है तो कॉर्नवालिस बड़ा खुश होता है। और संधि के अंतर्गत क्या प्रावधान बनाए गए कि टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया, अर्थात उसको ले लिया गया। और फिर युद्ध क्षतिपूर्ति की रकम टीपू पर आरोपित कर दी गई, उसके 2 पुत्रों को बंधक बना लिया गया। यानी लगभग एक बात मान के चलें कि टीपू की शक्ति कमजोर हो गई। और इसी बात पर श्रीरंगपट्टम की संधि करने के पश्चात ही कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को कमजोर बना दिया है। यह स्टेटमेंट क्वेश्चन के रूप में आता है, ध्यान रखिएगा कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर, अर्थात इन मराठे और निजाम, मराठों के साथ तो अंग्रेजों का युद्ध चल ही रहा था, तो ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीय शक्तियां हैं। तो हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने शत्रु को पंगु बना दिया है, कमजोर बना दिया है। तो क्वेश्चन होता है किस एक आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में ये बात कही गई? तो ये बात कही गई तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध के संदर्भ में। किसके द्वारा कही गई? कॉर्नवालिस के माध्यम से कही गई। और ये बात एकदम ठीक भी नजर आती है, क्योंकि अब चौथा जब आंग्ल मैसूर युद्ध होगा उस समय लॉर्ड वेलेजली एक विस्तारवादी नीति लेकर चल रहा था। भारत के अंतर्गत ब्रिटिश कंपनी को सर्वोच्च कंपनी के रूप में स्थापित करना, भारतीय रियासतों को, राजाओं को अपने अधीन करने की नीति लेकर सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से चल रहा था। और उस समय 1799 में वह मैसूर के खिलाफ अभियान करेगा, श्रीरंगपट्टम मैदान में ही जो है टीपू को मारकर, हत्या कर समाप्त करेगा, और बड़ा क्षेत्र मैसूर का ले लिया और एक छोटे से मैसूर को बनाए रखा। और पुराने उडियार वंश के शासक के साथ जो है 2.5-3 वर्ष का शासक, उसके साथ सहायक संधि प्रणाली कर ली। आगे पढ़ेंगे सहायक संधि क्या है। तो मैसूर के संदर्भ में यह बातें ध्यान में रखने की हैं कि यह श्रीरंगपट्टम की संधि पर हस्ताक्षर किस युद्ध के दौरान किए गए? तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में किया गया था। कभी कभी ये मैच करने के लिए भी आता है, इसलिए ध्यान रखने की जरूरत है कि यह प्रथम युद्ध ब्रिटिश महत्वाकांक्षा और हैदर का फ्रांसीसियों के साथ संबंध था, इसके चलते संघर्ष हुआ था। मद्रास की संधि से यह युद्ध समाप्त हो जाता है। हैदर अली और अंग्रेजों के बीच यह संघर्ष था, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में कार्य कर रहे थे उस समय गवर्नर के रूप में लॉर्ड वेरलेस्ट। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों द्वारा संधि की अवहेलना की गई थी और हैदर अली द्वारा त्रिगुट का निर्माण किया गया था, अर्थात मराठों निजाम को अपने साथ ले लिया था। मंगलौर की संधि से यह युद्ध समाप्त होता है। कई बार संधियों के माध्यम से क्रम लगाने के लिए आता है। टीपू और अंग्रेज के बीच में यह हो रहा था, और यहाँ पर इस समय ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में वॉरेन हेस्टिंग्स मौजूद था।
इसी तरीके से तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ समाप्त होता है। इस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस अंग्रेजों का गवर्नर जनरल है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध वेलेस्ली की आक्रामक नीति की वजह से ऐसा होता है। टीपू की मृत्यु और सहायक संधि के द्वारा मैसूर पर ब्रिटिश नियंत्रण, और यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ली ये मौजूद है। कभी कभी ये क्रम इनका मैच कराने के क्वेश्चंस के रूप में आता है, इसलिए ध्यान रखना है कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के समय में ब्रिटिश गवर्नर के रूप में लॉर्ड वेलेस्ट, दूसरे में वॉरेन हेस्टिंग्स, तीसरे में कॉर्नवालिस, चौथे में लॉर्ड वेलेस्ली। ये जो बात कही जा रही थी कि ये ध्यान रखना है, इस प्रश्न को भी ध्यान में रखना है कि कभी पूछेगा माहे क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर अंग्रेज और मैसूर के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ध्यान रखना है दूसरा, ये दूसरा युद्ध हो रहा है। ये त्रावणकोर का क्षेत्र है और इस त्रावणकोर के क्षेत्र पर जब टीपू ने हमला किया तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध शुरू हो गया। तो त्रावणकोर के क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर कौन सा युद्ध शुरू हो गया, तो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। ये चीज ध्यान में रखनी है। कहीं हम भूल जाएंगे तब क्या करेंगे, अरे भाई त्रावणकोर और तीसरा युद्ध, त से त्रावणकोर, त से तीसरा युद्ध, ये कैसे भूल जाइएगा। आईएएस बनना कोई मजाक है क्या, भूल कैसे जाइएगा, पढ़ना है आपको। तो इसलिए ध्यान में रखना है कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध माहे के क्षेत्र पर नियंत्रण को लेकर तीसरा ही है। और ये देख रहे हैं कि आखिर चौथे मैसूर युद्ध के समय तक क्या दशा हो गई, मैसूर का राज्य आखिर इतना ही रह गया था। कुछ क्षेत्रों के संदर्भ में उसको अंग्रेजों ने अपना यहाँ नियंत्रण कर लिया, कुछ को जो है वह पेशवा को दे दिया गया। तो मैसूर राज्य जो इतना हुआ करता था वह यहाँ पर आ गया और तत्पश्चात वह सहायक संधि प्रणाली के माध्यम से देसी रियासत के रूप में बना रह जाएगा। जब हम भारत के आज़ादी की गाथा को पढ़ रहे होंगे तो उस समय देसी रियासतों के इतिहास को जानेंगे तो वहाँ पर मैसूर का नाम पुनः आएगा। तो कुल मिलाकर आपके पास ये जो प्रश्न का कार्यकाल था आज यहीं पर हम समाप्त करेंगे, क्योंकि बंगाल और मैसूर को हमने पढ़ा। और मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ, पहले भी इस चीज़ को कहा हुआ था कि इन प्रश्न के माध्यम से टॉपिक को हल करने का तात्पर्य यही है कि एक तरफ हम रिवाइज कर पाएंगे जल्दी से चीज़ों को, और दूसरी तरफ प्रश्नों को सावधानी से पढ़ने का तरीका विकसित कर पाएंगे। और फिर जिसे कहते हैं कि कई सारे प्रश्न यूपीएससी में इस रूप में तय किए जाते हैं कि एलिमिनेशन थ्योरी के माध्यम से, वह भी कर पाएंगे। और इस पूरे प्रोग्राम को हमने पहले बताया हुआ है कि संस्कृति आईएएस का ऐप है, प्ले स्टोर पर जाकर उसको डाउनलोड कर लें और उसके माध्यम से हम कई बार कई जगहों पर लाइव क्लासेस भी और कई सारे वीडियोस उसमें आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। तो कुल मिलाकर यह उद्देश्य कितना सफल हो रहा है, आपकी तैयारी में कितना सहायक हो रहा है, ज़रूर कमेंट करें, ज़रूर बताएं इस बात को। तो आज का कार्यक्रम यहाँ पर ही, और आगे फिर हम आगे के अन्य क्षेत्रों को और सहायक संधि प्रणाली को लेकर आएंगे। धन्यवाद।